बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। नाज़रीन, ये कैसा मंजर है कि ऐवानों में फैसले कलम की एक जुम्बिश से लिखे जाते हैं, मगर इनकी गूंज दूर दराज गलियों में बैठे आम आदमी की सांसों में सुनाई देती है। कभी रियासत को माँ कहा गया, कभी कुर्बानियों की दास्तानें सुनाई गई, मगर आज वही शहरी खुद को इस कहानी में एक खामोश किरदार महसूस कर रहा है, जैसे उसकी आवाज़ कहीं दब गई हो। सवाल ये नहीं कि फैसले क्यों किए गए, सवाल ये है कि इन फैसलों का बोझ किसके कंधों पर रखा गया। क्या वाकई रियासत अपने लोगों को सहारा दे रही है, या वक्त के तेज धार धारे में इन्हें तन्हा छोड़ दिया गया है, जहां वो खुद को संभालने की जद्दोजहद में मसरूफ हैं। मुआशी मंजरनामा कुछ यूं दिखाई देता है जैसे एक तराजू के दोनों पलड़े कभी बराबर नहीं होते। एक तरफ पेट्रोल लेवी की सूरत में खजाने के दरवाजे भरे जा रहे हैं, दूसरी तरफ सब्सिडी और रिलीफ के ऐलानात ऐसे किए जा रहे हैं जैसे जलते सहरा में पानी की चंद बूंदें टपकाई जा रही हों। सवाल यह है कि क्या ये वाकई तवाज़ुन कायम करने की कोशिश है, या तजाद की एक ऐसी तस्वीर जिसमें आम आदमी उलझ कर रह गया है। क्या एक हाथ से लिया गया बोझ दूसरे हाथ की मामूली रियायत से हल्का हो सकता है? क्या यह सिर्फ तसल्ली का एक सराब है, या दूर से तो नजर आता है मगर करीब जाकर गायब हो जाता है? कल तक मामूली इजाफे पर ऐवानों से लेकर सड़कों तक शोर बरपा हो जाता था, आज बड़े फैसले भी एक खामोश लहर की तरह गुजर जाते हैं। क्या ये वक्त का बदलता मिजाज है, या हालात ने लोगों को इतना थका दिया है कि वो एहतजाज की ताकत भी खो बैठे हैं? आलमी मालियाती दबाव, कर्जों का बोझ और पॉलिसियों की पेचीदगी, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां हर कदम सोच समझ कर उठाना जरूरी है। मगर सवाल यह है कि क्या फैसले वाकई दूरअंदेशी से किए जा रहे हैं, या वक्ती मजबूरियों के तहत? और जब अपने ही हलकों से इख्तिलाफ की आवाज़ें बुलंद हों तो क्या ये हिकमत अमली की कमजोरी नहीं? इसी दौरान सियासत एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है, जहां जलसों की गूंज, तहरीकों की सरगोशियां और बयानात की गहमा गहमी फजा को मजीद गर्म कर रही है। मगर असल सवाल ये है कि क्या ये सब किसी बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है, या महज वक्ती शोर जो वक्त के साथ थम जाएगा? जब मईशत पहले ही दबाव का शिकार हो तो क्या निज़ाम मजीद कशमकश का बोझ उठा सकता है, या ये वो लम्हा है जहां सियासत को अपनी समत बदलनी होगी, वरना हालात का धारा सबको अपने साथ बहा ले जाएगा। शायद असल इम्तिहान यही है, क्या क़यादत इस शोर में रास्ता तलाश कर पाती है, या फिर ये कहानी सवालों के बोझ तले दब कर रह जाती है, जहां जवाब सिर्फ वक्त के पास होते हैं। नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू लिए हमने हुकूमत के अहम मेंबर वज़ीर मुमलिकत उज़ैफ़ा रहमान के साथ रब्ता किया, मगर शायद उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं थे, तो वो शो शुरू होने से पहले ही प्रोग्राम छोड़ दिया, और इसके बाद मेरी टीम की मुसलसल कोशिशों के बावजूद फ़ोन कॉल नहीं उठाई और ना ही किसी मैसेज का जवाब दिया। खैर, ये उनकी मर्जी। जबकि हमारे साथ अभी मौजूद है शफी जान साहब, मुआविन खुसूसी पख्तूनख्वा हुकूमत। बहुत शुक्रिया शफी साहब आपके ज्वाइन करने का। शफी, कहिएगा ये जो हुकूमत की जानिब से अवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है, सबसे पहले इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका शुक्रिया। रात के अंधेरे में एक दफा फिर वारदात डाली गई, और जो इस बार इजाफा किया गया है वो बर्दाश्त से बाहर है। आपने देखा होगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब जो आलमी मंडी में कीमत थी, अभी भी वो कीमत आलमी मंडी में नहीं है। आलमी मंडी में कीमत कम है। इस वक्त आलमी की मंडी में जो कीमत है वो 108 से लेके 110 डॉलर पर बैरल है, और जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो जो आलमी मंडी में रेट था वो 120 डॉलर पर बैरल था। तब पाकिस्तान में पेट्रोल 150 का मिल रहा था, और आज ये पेट्रोल 400 450 से ऊपर और डीजल 520 रुपए का मिल रहा है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो हुकूमत है ये अजाब की तरह पाकिस्तानियों पे मुसलत हो चुकी है। शहबाज शरीफ जो कहता था कि मैं कपड़े बेच के पाकिस्तान की खिदमत करूंगा, असल में वो पाकिस्तानियों के कपड़े बेचने की बात कर रहा था, और आज वो इसी पे अमल पैरा है। हुकूमत चोर दरवाजे से आई हुई है। 17 सीटों पे हुकूमत इक़्तिदार पे विराजमान है। इनका अवाम से कोई लेना देना नहीं। अगर ये अवाम से इनका कोई लेना देना होता तो इस किस्म के फैसले कभी नहीं आते। इनको पता है कि हमने अगले इलेक्शन में दोबारा फॉर्म 47 को मैनेज करके दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। और बात दूसरी ये है कि आज 3 अप्रैल है,
3 अप्रैल 2022 को आप इमरान खान साहब की हुकूमत थी, वो रेट निकाल दे तो उस टाइम जो रेट था वो पेट्रोल 134 का था और डीजल 138 का था। आज का जो रेट है वो आपके सामने है और कल जो इजाफा हुआ है वो उस रेट से भी ज्यादा है। जी। तो ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि हुकूमत हर प्लेटफॉर्म पे फेल हो रही, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे वो इंटरनेशनल इश्यूज हो या नेशनल पॉलिटिक्स हो या फिर अवाम को रिलीफ देने की बात हो। बिल्कुल, और हुकूमत एक तरफ पेट्रोल की कीमत पर 160 रुपए लेवी भी वसूल कर रही है शफी, और दूसरी तरफ फिर ये कहा जाता है कि ट्रांसपोर्ट जैसी सब्सिडीज का भी ऐलान सामने आता है। और ये तो फिर वही बात है ना कि एक हाथ से आप जेब काट रहे हैं, दूसरे से फिर आप खैरात देने की बातें भी कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा मजाक ये है कि आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, फिर दूसरे साइड पे आप कह रहे हैं कि हुकूमत जी रिलीफ दे रही है। तो पेट्रोल भी तो आपने महंगा किया है। देखिए जब कोविड आया था, कोविड से ज्यादा सख्त सिचुएशन तो नहीं है, जी। तब इमरान खान साहब ने लेवी को भी जीरो किया था और सेल टैक्स को भी जीरो किया था। आज भी वो सेल टैक्स जीरो है। अगर 18% सेल टैक्स इसके साथ ऐड हो जाए तो ये कीमत 500 से भी ऊपर जाएगी और डीजल की कीमत 600 से ऊपर चली जाएगी। जी। तो ये बात इससे बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि इस हुकूमत के अज़ाइम क्या है। ये भर्ती किए हुए लोग हैं, ये बेइख्तियार हैं। ये कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बाकार टीम है, हम इकोनॉमिक रिवाइव कर रहे हैं, हम अपने पॉलिटिक्स को स्टेक पे लगा रहे हैं। तो आपने देख लिया कि कौन सी तजुर्बाकार टीम थी जिसने पेट्रोल को 150 से लेके 450 तक ले आए हैं, डीजल को 150 से लेके 520 पे ले गए हैं। फिर अगर आप मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन देख लें, एक्सपोर्ट्स देख लें, जीडीपी ग्रोथ देख लें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देख लें, शहबाज शरीफ ने 50 से ज्यादा दौरे किए हैं बैरून मुल्क, लेकिन $1 की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। दूसरी साइड पे इनकी अयाशियां भी खत्म नहीं हो रही। आपने देखा होगा कफायत शारी की ये बात करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं अभी भी कि अवाम कुर्बानी दे। खुद ये गल्फ स्ट्रीम 500 का जहाज खरीदते हैं। दुनिया में किसी वजीर आला के पास गल्फ स्ट्रीम 500 का जो प्लेन है वो नहीं है। वाहिद पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। फिर सूबा पंजाब जो 1700 अरब का मकरूज है, उसका वजीर आला जो है अपने शौक पूरे करने के लिए जहाज रखते हैं। फिर वो जहाज जिस बेदर्दी से इस्तेमाल हो रहा है वो भी आपके सामने है। आपने देखा होगा कि वियना गया, वियना शरीफ फैमिली मेंबर को लेके गया, ये कहते हैं कि हमने वहां पे कोई टेक्निकल इश्यूज थे उसके लिए जहाज वहां पे गया, तो उसकी रसीदी लेके आए, वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सामने लेके आए। ये तो नया जहाज है। हम नया यामाहा या नई गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसका इंजन भी चेक करते हैं, रंग पर डेंट पेंट भी चेक करते हैं। इन्होंने नया जहाज ले लिया और जहाज 6 दिनों बाद वियना गया, वियना में टेक्निकल इशू है। बात बड़ी बात। फिर आपने ये भी देख लिया कि शहबाज शरीफ कराची गया तो वहां पे 37 गाड़ियों का काफिला उनके हमरा था। उस दौरे में 5 करोड़ रुपए लगे। और दौरे का मकसद क्या था कि एक शादी की मुबारकबाद थी और एक ताजियत के लिए वहां पे गए थे। फिर उसके साथ साथ चेयरमैन की सेनेट के लिए 9 करोड़ की गाड़ी खरीदी गई। और मरियम सफदर ने पिछले दिनों अपनी हुकूमत, पंजाब हुकूमत ने 53 मिलियन की एक समरी अप्रूव की जिसमें नई गाड़ियां खरीदी जा रही है ब्यूरोक्रेट्स के लिए और मिनिस्टर्स के लिए। फिर आपने बिलावल भुट्टो का कल का काफिला देखा होगा जो फजल रहमान से वो मिलने गए, तो उसमें भी का एक नंबर जो गाड़ियों का था वो बहुत बड़ा था। तो इससे चीजें वाज़ेह हो गई हैं कि हुकूमत और हुक्मरान अयाशी में मसरूफ है और जो कुर्बानी का बकरा है वो अवाम को बनाया हुआ है। लेकिन शफी जान साहब, आप भी ऑपोजिशन में हैं, आपने हुकूमत को इस हवाले से क्या तजवीज दी है? क्योंकि हमेशा ऑपोजिशन के पास तो अल्टरनेटिव तजावीज होती हैं। देखिए इससे ये बात जो है, आपने देखा होगा कि अफरीदी साहब ने शिरकत की थी जब एनर्जी क्राइसिस की मीटिंग बुलाई गई थी। वहां पे जो सूबे खैबर पख्तूनख्वा वाहिद हुकूमत है जो सबसे पहले आगे आई, जिसने रिलीफ पैकेज दिया अपने अवाम को। आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल सवारों का जो निचला तबका है उस पे बोझ जो था वो खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमत ने उठाया। हम एक महीने 2200 1100, दूसरे महीने 1100 रुपए दे रहे हैं। जो 55 रुपए का इजाफा किया गया था वो जो बोझ था वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने उठाया। इस तरह फिर आपने ये भी देखा होगा कि BRT का जो किराया है, जो हाइब्रिड डीजल बसेस है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठा रही है। किराया नहीं बढ़ाया गया। किसान का बोझ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठा रही है क्योंकि आगे गंदम की कटाई का टाइम आएगा तो वहां पे थ्रेशर के लिए डीजल यूज होगा, तो वो जो इजाफी बोझ है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठाएगी। अब ये जो हमने स्टेप्स लिए हैं इसको सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत कॉपी कर रही है। हमें खुशी है कि अवाम को रिलीफ मिले। वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जिसने 100 अरब से ज्यादा रिलीफ एक्टिविटीज में अपने अवाम को दी। दूसरे साइड में पंजाब हुकूमत के हुक्मरान हो या सिंध हुकूमत हो या बलोचिस्तान हो या फिर फेडरल हुकूमत हो, वहां के जो हुक्मरान तबका है वो ऑप्टिक्स सेट नहीं कर पा रहे, वो अपनी अयाशियों में मसरूफ है। जहाज का इशू हो या फिर सेनेट की गाड़ी का इशू हो या फिर कराची का दौरा हो या फिर 53 मिलियन की समरी की बात हो, तो सारी चीजें आपके सामने है। इस वक्त सिर्फ एक हुकूमत है और एक वजीर आला सुहेल अफरीदी है जो अवाम का और खैबर पख्तूनख्वा का, अपनी अवाम का सोच रहा है। शफी जान साहब, हालिया स्मार्ट
لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو میٹنگ بھی ہوئی ہے اس میں صوبوں نے کیوں اختلاف کیا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ کرونا کے دوران یہ آپ لوگوں کا آزمودہ نسخہ تھا، اب اس کی مخالفت کیوں کی جا رہی ہے؟ لیکن جب کووڈ آیا تھا تو عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے پاکستان کے. عمران خان نے جو اسٹریٹجی اپنائی اس کی دنیا متعارف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے غریب کا چولہا نہیں بجھایا، ہم نے غریب کے لیے راہ کھولی، ہم نے غریب پہ یہ بوجھ نہیں ٹرانسفر کیا تھا، اور اس اسٹریٹجی کو پورے دنیا نے اس کی تعریف بھی کی. جہاں تک ابھی کے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے تو حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں. ان کی نہ اہلی ہے نہ کمی ہے، یہ نا تجربہ کار ہے، یہ ڈاکے مارنے والی حکومت ہے، یہ دیڑی لگانے والی حکومت ہے. یہ اب بات بڑی واضح ہو گئی ہے پاکستانی عوام پہ کہ یہ کس لیے آئے تھے. یہ پاکستان کی تباہی کے لیے آئے تھے، یہ پاکستان کو اس کنڈیشن میں لانے کے لیے لائے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول بھٹو اسمبلی میں کڑا ہو رہا تھا جب رجیم چینج ہوا تھا، تو ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. تو پرانا پاکستان یہ تھا کہ جہاں پہ عام پاکستانی سانس نہیں لے سکتا، معاشی جو قتل اس کا ہو گیا. کیا پرانے پاکستان میں پیٹرول کو 450 پہ انہوں نے لے کے جانا تھا؟ کیا پرانے پاکستان میں جی ٹی پی گروتھ کو نیچے لے کے جانا تھا، ایکسپورٹ کو نیچے لے کے جانا تھا؟ تو یہ پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو، اس سکے کے دو رخ ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا ہے. یہ صرف اور صرف اپنی ذات کا، اپنی عیاشیوں کا سوچ رہے ہیں. غریب عوام دن بدن نیچے جا رہی ہے، پس رہی ہے. اور ماضی میں تو ہم یہ بیانات بھی سنتے رہے نا کہ یہ معاشی تجربہ کار ٹیم ہے، یہ واحد وہ جماعت ہے جو پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کر سکتی ہے. اس طرح کے بیانات بھی ہم سنتے رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ خود یہ آن ریکارڈ ہے کہ وہ یہ بولتی رہی ہیں کہ جو اب ترقی کو 5واں گیئر لگے گا اور مہنگائی کو ریورس گیئر لگے گا. آج اتنا ریورس گیئر لگ گیا کہ غریب آدمی جو شاید گاڑی چلاتا تھا اس کی اب بائک پر بھی سواری کی گنجائش نہیں رہی ہے، وہ پیدل چلنے کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے. دیکھیں، مریم صفدر کا یہ جو بیان تھا یہ وہ غلط ہو گئی تھی. اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مہنگائی کو 5واں گیئر لگے گا اور ترقی کو ریورس گیئر لگے گا، اور وہ لگ گیا. آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مریم صفدر کی جو حکومت ہے وہ صرف ٹک ٹاک کی حد تک ہے. وہ پنجاب میں ایک جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا، جو صاف ستھرا ان کا ایک پنجاب کا ایک آئیڈیا لے کے آئے تھے، آپ نے دیکھا کہ اس کی بڑی تشہیر بھی ہوئی، اور آج پورا پنجاب اس کے خلاف سراپا احتجاج ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ جو صحت کی سہولیات ہیں وہ جو لاہور صرف پنجاب نہیں ہے، لاہور کے آؤٹسکرٹس میں آپ جائیں تو نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ صحت کے مراکز ہیں، نہ کوئی تعلیمی ادارے ہیں. یہ چیزیں ٹائم کے ساتھ واضح ہو جائیں گی. یہ کاسمیٹک چینجز کر کے ٹک ٹاک بنا کے حکومت نہیں چلتی. حکومت جو ہے وہ پرفارمنس سے چلتی ہے. جس طرح کی خیبر پختونخوا کی گورننس آپ کے سامنے ہے، انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ اٹھا لے، اس میں ایک بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ سب سے کرپٹ حکومت جو ہے وہ سندھ ہے، اس کے بعد پنجاب 39%، پھر بلوچستان، اور پھر خیبر پختونخوا ہے. پھر اگر آپ غربت کی سروے دیکھ لیں تو سب سے زیادہ غربت جو ہے وہ پنجاب میں بڑی ہے. 2,97,00,000 بچے جو ہیں وہ 2,50,00,000 بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اس وقت سب سے زیادہ بچے 97,00,000 پنجاب میں سب باہر ہیں. تو پنجاب کی سچویشن آپ کے سامنے ہے. پھر اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو خیبر پختونخوا گورننس میں سب سے آگے ہے. آپ نے دیکھ لیا ریلیف ایکٹیویٹی ہو یا پھر اپنے لوگوں کو سہولت دینے کی ہو، سب سے آگے جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور سی ایم سہیل آفریدی صاحب ہیں. لیکن اب تو لاہور میں کینسر ہاسپٹل بھی بننے جا رہا ہے نا، اور وہ تو آپ لوگوں کے شوکت خانم اسپتال پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ وہاں پر 3rd سٹیج کے بعد تو مریضوں کو لیا نہیں جاتا. اس حوالے سے آپ کوئی وضاحت دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کل ہم نے پوری میڈیا کو بلایا ہوا تھا اور ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہاں پہ موجود تھا. وزیر صحت اور سیکٹری صحت بھی وہاں پہ موجود تھے، اور میں خود بھی وہاں پہ موجود تھا. اور ہم نے تمام میڈیا کو وہ بریفنگ دی کہ 12 سال میں ہم نے جو صحت کے شعبے میں جو انقلاب یہاں پہ لے کے آئے ہیں وہ تمام تر چیزیں ان کے سامنے رکھی، اور یہ چیلنج بھی دیا اگر کوئی بھی صوبہ یا فیڈرل حکومت ہمارے ساتھ اس میں مقابلہ کرنے کو تیار ہے تو بالکل ہم تمام تر چیزیں ان کے سامنے رکھ کر مقابلے کرنے کو تیار ہے. یونیورسل ہیلتھ انڈیکس جو کہ فیڈرل حکومت نے شائع کیا ہے، اس سروے کے مطابق سب سے زیادہ جو پرسنٹیج پازیٹیو آئی ہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے، 4.51. فیڈرل حکومت اسلام آباد کی بات کرے تو اس انڈیکس میں وہ مائنس میں گئے ہیں. پنجاب مائنس میں ہے، سندھ 1.3 پازیٹیو ہے، اور بلوچستان 1.4% پازیٹیو ہے. تو یہ جو شماریات ہے یہ فیڈرل حکومت نے ہی شائع کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت کے شعبے میں خیبر پختونخوا ان سے آگے
आगे हैं। जहां तक कैंसर हॉस्पिटल की बात है तो आपने देखा होगा कि इमरान खान वाहिद शख्सियत है पूरी दुनिया में जिसने कैंसर हॉस्पिटल फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया हुआ है, जहां पे गरीब और अमीर का फर्क नहीं है, जहां पे गरीब लोग जो करोड़ों रुपए लगते हैं वो इलाज उनका फ्री हो रहा है। अगर पंजाब हुकूमत कैंसर फ्री हॉस्पिटल बनाने जा रही तो अच्छी बात है, लेकिन ये शौकत खानम को बीट नहीं कर सकते। अच्छा, कमिंग बैक टू तहरीक, शफी जान साहब, अलीमा खान साहिबा ने भी ये कहा कि तहरीक की जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के जिम्मे है। अब 9 अप्रैल को आप लोग जलसे का ऐलान कर चुके हैं, जलसा करने जा रहे हैं, क्या ये जलसा ही तहरीक समझी जाए या इसके बाद भी कोई मंसूबा है? देखिए 9 अप्रैल को रिजीम चेंज हुआ था। 9 अप्रैल को 2022 को इमरान खान साहब की मुंतखब हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से बैरूनी साजिश करके घर भेजा गया, जिसके खिलाफ अगले दिन पूरा पाकिस्तान सड़कों पे था। तो 9 अप्रैल को आप देखेंगे कि गिलाकत बाग रावलपिंडी में जो तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है उसमें लाखों लोग होंगे। अब एनओसी की बात है, एनओसी के लिए आज हमारी जो टीम है तहरीक इंसाफ की उन्होंने अप्लाई कर दिया है। अगर एनओसी हमें रावलपिंडी से नहीं मिलती तो हम अदालत का रुख करेंगे और वहां से एनओसी लेने की कोशिश करेंगे। अगर वहां भी हमें एनओसी नहीं मिलती, लेकिन जलसा हर सूरत होगा। फिर अगर हमें रोका गया, पूरा पाकिस्तान को बंद किया गया, जिसको जिधर रोका जाएगा वहां पे जलसा होगा। अब हुकूमत में मुनस्सिर है कि वो एनओसी दे, पुरअमन तरीके से जलसे को हमें करने दे। अगर हमें रोकेंगे तो पूरे पाकिस्तान से जगह जगह जलसागाह बन जाएगा। बात बड़ी वाज़ेह है कि तहरीक ये कहते हैं कि जमहूरियत और कानून की बात करते हैं, तो हम तो एनओसी लेने के बाद ही जलसे की बात कर रहे हैं। अगर हमें एनओसी नहीं मिलती तो फिर हुकूमत ना जमहूरियत पे बिलीव रखती है, ना कानून पे और ना आइन पे। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो जलसा होगा ये तहरीक का आगाज भी होगा, सुहेल आफरीदी साहब इसको लीड करेंगे। शफी जान साहब, यहाँ पर एक और सेंसिटिव पॉइंट आप कर लें, या बहुत सारे सहाफ़ी भी ये सवालात उठा रहे थे अल्लामा राजा नासिर अब्बास के हवाले से, महमूद खान अचकज़ई के हवाले से, कि वो मंजर से गायब हैं। फिर कुछ ये बयानात भी आए कि उनके अपने कोई मसले हैं, स्पीकर से गाड़ियों की डिमांड की जा रही है, इमरान खान साहब को कहीं पीछे छोड़ दिया। इस हवाले से आप कोई तरदीद या कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखिए महमूद खान अचकज़ई साहब हो, अल्लामा नासिर साहब हो, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस और सेनेटर्स के बदौलत ही लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं और इमरान खान साहब ने इनको नामजद किया था। दोनों अशखास को और पूरी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इस तरह नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे एमएनए एमपीए या अपोजिशन लीडर बन गए हो, लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब की जो रिहाई की तहरीक है उसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी। तहरीक के हवाले से तमाम तर जिम्मेदारी अचकज़ई साहब के पास है। इमरान खान साहब ने ही उनको ये जिम्मेदारी दी है। वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। वो जो भी डिसीजन लेगी, मुज़ाकरात के हवाले से हो या फिर मजहमत के हवाले से हो, तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी होगी। अब अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को भी स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा और उनको ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए भी, और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के तमाम तर ओहदेदारान को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लेकिन शौकत यूसुफज़ई साहब भी जो बयानात दे रहे हैं, और आपका कोई राब्ता हुआ है, कहाँ हैं वो इस वक्त? शौकत यूसुफज़ई साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, शौकत यूसुफज़ई का जो बयान आया उसके बाद ये अवाम भी ये सवाल कर रही है, आपके अपने कारकुन भी ये सवाल कर रहे हैं कि जो किरदार है महमूद खान अचकज़ई का, अल्लामा राजा नासिर अब्बास का, वो मंजर से गायब क्यों है, वो कहाँ हैं? देखिए दोनों अशखास इधर ही हैं, दोनों अपोजिशन लीडर है। एक सेनेट के हाउस में अपोजिशन लीडर है और अचकज़ई साहब जो है वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है। तहरीक इंसाफ से राब्ते भी हैं, लेकिन अब इनको स्टेप फॉरवर्ड करके अपना रोल प्ले करना होगा। इमरान खान साहब की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है, उसके हवाले से दोनों अशखास को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इस तरह नहीं हो सकता कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ इस वक्त फ्रंट फुट पे खेल रही है, दोनों अशखास को फ्रंट फुट पे खेलना होगा। अच्छा शफी, जो जमात पीटीआई की अगर हम बात करें तो ये दावा किया जाता है आप लोगों की जानिब से कि इस्लाम पाकिस्तान का मैंडेट जो है वो इस जमात के पास है और ये सबसे पॉपुलर जमात है, लेकिन अभी हम इमरान खान साहब की रिहाई तो दूर की बात है, उनसे अगर मुलाकात की बात करें तो स्टिल कोई आप लोग इतना भी प्रेशर नहीं डेवलप कर पाए कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए? देखिए ये जो हालात है वो नॉर्मल हालात नहीं है तहरीक इंसाफ के लिए, ये बात आपको ज़हन नशीन करनी होगी। इन हालात में तहरीक इंसाफ जिस तरह रोल प्ले कर रही है या तहरीक चला रही है वो काबिल सताइश है। आपने देखा होगा कि टीएलपी एक पार्टी थी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार थी। तहरीक इंसाफ पिछले कई सालों से मार खा रही है, अदालतों के चक्कर काट रही है। 64,000 FIRs हमारे ऊपर हो चुके हैं, 22,000 लोग हमारे जेलों में जा चुके हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में हमारे कारकुन इस वक्त हैं, जेलों में पड़े हुए हैं। इसके
साथ साथ लीडरशिप अंदर है, बुशरा बीबी अंदर है, खान साहब को नाहक कैद किया गया हुआ है, फिर सेकंड टियर की लीडरशिप कोर्ट लखपत में कैद है, फिर अगर आप मैंडेट की बात करें तो मैंडेट भी हमसे छीना गया, हुकूमतें हमसे छीनी गई, फिर एक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वो रोज ही आते हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी अदम एतमाद तो कभी गवर्नर राज की बात करते हैं। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ इंटैक्ट है, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ पहले से मजबूत है, इससे बावजूद तहरीक इंसाफ पहले से मकबूल है, इसके बावजूद इमरान खान साहब पहले से मकबूल तरीन हो रहे हैं। तो ये तहरीक इंसाफ की कामयाबी है, तहरीक इंसाफ की वर्कर दाद के काबिल है, वो तहरीक वर्कर्स जो है वो काबिल सताइश है, जिस तरीके से वो डटे हुए हैं, तहरीक आगे बढ़ रही है। इस वक्त मरकजी क़यादत या सूबाई क़यादत जो है वो सर जोड़ के बैठी हुई है, हमारे पास भी गलती की गुंजाइश नहीं है। एक चीज हम ज़हन नशीन कर चुके हैं कि इस बार जो भी हो वो नतीजा खेज होना चाहिए, तो उसके लिए भरपूर प्लानिंग हो रही है। रिहाई फोर्स उसका हिस्सा है, स्ट्रीट मूवमेंट उसका हिस्सा है, 9 अप्रैल का जलसा उस तहरीक की एक हिस्सा है। तो ये तमाम तर चीजें आपके सामने हैं। तहरीक इंसाफ का जो मोमेंटम है वो बढ़ रहा है, इसलिए हमें एनओसी नहीं दे रहे, इसलिए हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही, इसलिए हमें ब्रीथिंग स्पेस हमारे कारकुनों को नहीं मिल रही, लेकिन तमाम तर सख्तियों के बावजूद तहरीक इंसाफ आज भी मकबूल तरीन है। लेकिन शफी जान साहब, कुछ बातें ये भी थी कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो शायद वो केपी की असेंबली को डिसॉल्व करने की बात भी कर सकते हैं। शायद इसी डर की वजह से भी शायद मुलाकात नहीं आप लोग कर रहे, क्योंकि गंडापुर साहब के अगर हम एग्जांपल लें तो उनकी तो मुलाकातें हो जाती थी, वो मुलाकात कर लेते थे, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम सोहेल आफरीदी साहब की बात करें तो वो जितनी बार भी आए हैं उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। हमारी तो भरपूर कोशिश रही है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो, बहनों की मुलाकात भी नहीं हो रही, वकीलों की मुलाकात भी नहीं हो रही, फिर बेटों से बात हुई है और पॉलिटिकल लीडरशिप से भी मुलाकात नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने हुक्मनामे की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पा रहा। 11 दफा सीएम सोहेल आफरीदी साहब अडयाला जा चुके हैं, वहां पे धरना दे चुके हैं, पीएम से बात की है, सीएम को खत लिखा गया है, चीफ जस्टिस को कॉल की गई है, पीएम को खत लिखा गया है। हर एक जो प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल था हम वहां पे गए हैं, तमाम चीजों को हम इन रिकॉर्ड रख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना, हाई कोर्ट के सामने धरना, फिर सेहत की इशू पे अडयाला के सामने धरना। बात बड़ी वाज़ेह है कि मुलाकात की हमने बारहा कोशिश की और कोशिश करते रहेंगे। जहां तक असेंबली की बात है तो ये जो इक्तिदार है ये हमारी मजबूरी नहीं है, हम अवाम के बाजू पे आए हैं, अवाम के वोट से आए हैं, ये इमरान खान साहब की अमानत है। जिस दिन इमरान खान साहब ऐसा कोई फैसला करेंगे 2 सेकंड नहीं लगेंगे। इक्तिदार हमारी मजबूरी नहीं है, इक्तिदार उनकी मजबूरी होगी जो 17 सीटों पे पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है। अच्छा शफी जान साहब, जलसे की आपने बात की कि 9 अप्रैल को जो आप लोग जलसा करने जा रहे हैं, आपने कहा एनओसी की दरख्वास्त की जाएगी। फॉर इंस्टेंस अगर एनओसी नहीं देती हुकूमत, फिर आपके पास क्या प्लान बी है? फिर भी जलसा करेंगे? जलसा हर सूरत होगा, एनओसी भरपूर कोशिश करेंगे कि हमें एनओसी मिले। हुकूमत चाहती है कि हर चीज पुरअमन तरीके से हो, हर चीज जो है वो कानून और आइन के वाकई हुकूमत ये चाहती है? अगर हुकूमत ये चाहती है कि तमाम तर चीजें पुरअमन तरीके से हो तो फिर एनओसी दे दे, जो हमारा आईनी और कानूनी हक है। आइन हमें इजाजत देता है, कानून हमें इजाजत देता है। अगर एनओसी नहीं मिलता फिर भी जलसा होगा, भरपूर जलसा होगा, भरपूर कोशिश की जाएगी। अगर हमें रोका गया, कंटेनर लगाए गए या खंदक खोदे गए, जहां हमें रोका जाएगा वहां पे पूरे पाकिस्तान में जलसागाह बना दिया जाएगा। शफी जान साहब, लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 28वीं तरमीम की भी बातें गर्दिश में है। बिलावल भुट्टो साहब की मौलाना साहब से भी मुलाकात हुई है, कहा तो ये जा रहा है कि उसमें 28वीं तरमीम की बात नहीं हुई है, लेकिन अगर 28वीं तरमीम आती है तो फिर पीटीआई क्या करेगी? क्या वही करेगी जो 27वीं तरमीम की बात किया गया था? 27वीं तरमीम की भी हमने भरपूर मुखालफत की और 28वीं तरमीम की भी हम भरपूर मुखालफत करेंगे। जहां तक नून की बात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है, ये दोनों जमातों के पास कोई इख्तियार नहीं है, इनको भर्ती किया गया है। जिस तरह 26वीं और 27वीं तरमीम में इन्होंने लाइन में खड़े होकर फर्माबरदार बच्चों की तरह दोनों पार्टियों ने तरमीम को वोट दी, या 28वीं तरमीम भी पास करेंगे, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है उस 28वीं तरमीम में जेर जबर चेंज करने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, यहीं पे वक्त हुआ है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी एक अजीब तजाद को जन्म दे रही है। एक तरफ मुज़ाकरात की बाज़गश्त है, पाकिस्तान के किरदार की तारीफ और सिफारतकारी की बातें, जबकि दूसरी तरफ मुसलसल हमले, धमकियां और लफ्जी जंग जारी है। सवाल यह है कि क्या वाकई दुनिया संजीदगी से इस तनाज़े को हल करना चाहती है या सिर्फ वक्त गुजार रही है? डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में आज भी वही शिद्दत, वही दबाव और वही सख्त लहजा नजर आता है। तो क्या ये जंग मैदान से ज्यादा बयानात में लड़ी जा रही है? अगर नीयत वाकई अमन की होती तो क्या मिसाइलों की आवाज इतनी बुलंद होती? दूसरी तरफ कमाल खराजी की शहादत, पावर स्टेशंस और तेल के ज़खायर को निशाना बनाने की बातें और ईरान में जमीनी फौज उतारने की धमकियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि सूरत हाल मजीद पेचीदा हो रही है। क्या ये किसी हल की तरफ पेशकदमी है या एक तवील और खतरनाक जंग की तैयारी? फिर अमेरिका में फौजी क़यादत की तब्दीली और जनरल रेनी जॉर्ज को हटाना, क्या ये नाकामी का एतराफ़ है या नई हिकमत अमली की शुरुआत है? जब जंग के दौरान क़यादत बदली जाए तो इसका मतलब ये लिया जाए कि मामलात तवक्को के मुताबिक नहीं चल रहे। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात खुद एक सवाल बन चुके हैं। कभी वो आबनाए हुर्मस खोलने की बात करते हैं, कभी ईरान की बहरी कुव्वत खत्म करने का दावा करते हैं और कभी ये कहते हैं कि अमेरिका को इस रास्ते से तेल की जरूरत ही नहीं। तो क्या ये तजाद एक बड़ी हिकमत अमली है या आलमी दबाव बढ़ाने का तरीका है? हकीकत यह है कि आबनाए हुर्मस सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि आलमी मईशत की बुनियाद है। अगर ये तनाज़ा तवील हो गया तो क्या ये भी मसला कश्मीर की तरह एक नामुकम्मल मसला बन जाएगा या जो दहाइयों तक दुनिया को उलझाए रखेगा? और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जंग में असल नुकसान किसका हो रहा है? ईरान पहले ही मौशी दबाव का शिकार था और अब मजीद मुश्किलात में है, मगर अमेरिका भी रोजाना करोड़ों डॉलर खर्च कर रहा है। इत्तेहादी बदजन हो रहे हैं और अंदरूनी सियासत में दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अगर नवंबर के इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान होता है तो क्या ये जंग इसकी सियासत को मुतासिर करेगी? और अगर ईरान जदीद तैयारा गिराने या पायलट गिरफ्तार करने में कामयाब होता है तो क्या ये अमरीकी बर्तरी के खात्मे की इब्तिदा होगी? ऐसे में पाकिस्तान का किरदार जो दोनों फरीकैन के करीब समझा जा रहा है, क्या वाकई कोई हल निकाल सकता है या ये तनाज़ा इतना पेचीदा हो चुका है कि इसका हल सिर्फ वक्त ही के पास है? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर, साबिक वज़ीर दाखिला और गवर्नर सिंध हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मोइन साहब आपके ज्वाइन करने का। आपकी जानिब मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से मुतालिक सवाल लेकर आऊंगी। ईरान इसराइल जंग को मद्देनजर अगर रखते हैं, एक जानिब मुज़ाकरात की बातें भी गर्दिश कर रही थी, फिर पाकिस्तान के किरदार को भी सराहा जा रहा है जो पाकिस्तान मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है, मगर दूसरी जानिब अभी तक हमलों में कोई कमी नहीं आई, मगर ट्रंप की लफ्जी जंग भी वही करवाहट हम देख रहे हैं। तो आप इस मामले को ताहाल कोई संजीदगी की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? जी, इस वक्त तो सूरत हाल यह है कि ट्रंप साहब अपना एक दिन में 3-3 दफा स्टेटमेंट बदलते हैं। कभी कहते हैं माहदे के बहुत नज़दीक हैं और बड़े अच्छी तरीके से बातचीत चल रही है और हुर्मुज़ अपने हुर्मुज़ भी खुल जाएगी, और दूसरे दिन शाम को बयान दे देते हैं कि हम इनको स्टोन एज में धकेल देंगे और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे, और कभी वो इस किस्म की बातचीत करते हैं। तो ना कोई उनके हमलों में इजराइल की और उनके कमी आ रही है और उन्होंने पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। तमाम दुनिया में सप्लाई चेन मुतासर हो गई हैं और तेल की कीमत ने तमाम दुनिया के लोगों को, मुल्कों को परेशान कर दिया है जी। लेकिन उनका जो है अपना वो नहीं जा रहा, गरूर और अना जो है उनकी जो है वो नहीं जा रही। और वो कहते हैं कि ईरान घुटने टेक दे, और साथ में उन्होंने अजीब स्टेटमेंट दिया है। भाई वो अजीब किस्म का स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, आपने वेनेजुएला के सदर को उठा के उनके तेल पे कब्जा कर लिया, अब कह रहे मैं बहुत जल्द अपना हुर्मुज़ खोल दूंगा और तेल हमारा होगा और हमको बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। यानी उनकी नजर उनके तेल पर भी है और ये बात मुझसे वो कह रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है, किस किस्म की बातें करते हैं। कभी कहते हैं मैं ग्रीनलैंड ले लूंगा, कभी वो कहते हैं क्यूबा का बिल्कुल पानी बंद कर दो, तेल बंद कर दो, वो बेचारा वहां अंधेरा छा गया है। तो दुनिया के लोगों को दुनिया के बहुत मुश्किल में डाल दिया है। कभी अमेरिका ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा चैंपियन बनता था दुनिया का, कहते हैं हमने आइडिया दिया ह्यूमन राइट्स का, आजकल सबसे बड़ा ह्यूमन राइट्स का मर्डरर बन गया है। और वो और इजराइल जो है ना कोई कानून मान रहे हैं, ना कोई यूनाइटेड नेशन की बात सुन रहे हैं। अब लेबनान 12 लाख आदमी जो है अभी तक डिस्प्लेस हो चुके हैं
اور यूनाइटेड नेशन वाले बोल रहे हैं कि हमारे पास इतनी इमदाद नहीं है कि हम इनको इमदाद खाने पीने की दे सके। तो दुनिया में तबाही मचाए चले जा रहे हैं। दुनिया भी जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को चाहिए कि वो इनको बहुत सख्ती से मना करेगा, तब साहब दुनिया का तब मत करें तबाह आप जो है अमन, और लोगों को चैन से अपने अपने मुल्क पे जीने दें। ईरान कोई थ्रेट नहीं था आपके लिए। ईरान ने क्या किया? कभी आप पे हमला किया? कभी क्या किया? हमला इजराइल की तरफ से आता है तो ईरान जवाब देते। तो बड़े अफसोसनाक मतलब पॉलिसी है ये। अच्छा मोइन साहब, ईरान के साबिक वजीर ख़ारजा कमाल खराजी की शहादत के वाक़े को देखें या अमेरिका के ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारने की धमकी के साथ फिर पावर स्टेशंस और फिर तेल के ज़खायर को नुकसान पहुंचाने की बातें भी हमने देखी, संजीदगी नज़र नहीं आ रही कहीं भी। तो इस मामले को सुलझाने में कितना वक्त लग सकता है और कौन है जो इस मामले को हल कर सकता है? देखिए, जब कोई किसी असूल पे ना चल रहा हो, किसी कानून को ना मान रहा हो और जंगी जराइम कर रहा हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल लोगों की आबादियों को मार रहा हो, जो पुल तबाह किया है, और उनका रिसर्च सेंटर जो 105 साल पुराना था ईरान का, जहाँ वैक्सीन पर तजर्बात होते थे, मेडिकल सेंटर, उसको तबाह किया है। ना इजराइल मानता है किसी की बात, ना ये मानते हैं अपने आप को। वो समझते हैं कि हम हर चीज से बालातर हो गए। तो इनका ईरान ने इनको सबक तो सिखाया है कि ईरान ने जो इनके थे ना जहाँ अड्डे, उस पर हमला किया है, इजराइल पे हमला किया है। इजराइल पे तकलीफ हो रही है तो उन्होंने, देखिए 1 महीने से ऊपर की जंग हो गई है, लेकिन इजराइल ने कोई हथियार तो नहीं डाले, सर तो नहीं झुकाया। तो ये इसका बदला जरूर लेंगे लोग इनसे। और ये कोई तरीका है कि आप लीडर्स को सबको मार दें, दूसरा है तो उसको मार दें, तीसरा है तो उसको मार दें। अब तो यही है कि मौका मिलेगा तो आपके ख्याल से अमेरिकनों को छोड़ेंगे लोग? ये जो भी अमेरिकन मिलेगा, उन्होंने क्या दिया है कि तो हम बाज नहीं आ रहे हैं और सिविल टारगेट पे हमले कर रहे हैं, सब कानून के खिलाफ जंगी जुराइम में आता है ये। तो हम भी आपके जितने इंटरेस्ट हैं, ये बड़ी बड़ी कंपनी जो आपने बनाई हुई है आईटी की दुनिया को लूटने के लिए, और ये जो ऑरेकल है तो फलाना है, उन्होंने कहा जहां जहां पर इनके दफ्तर हैं गल्फ कंट्रीज में, जहां पे हमारे रीच, हमारे मिसाइल पहुंच सकते हैं, हम उन पे हमला करेंगे आपके इंटरेस्ट पर। तो उन्होंने भी कह दिया है, तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। फायदा किसको पहुंच रहा है? दुनिया को पहुंच रहा है, पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल दिया उन्होंने। और मोइन साहब, पे सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से स्टेटमेंट्स आना कि हम नई रिजीम से बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात हमारे उनसे जारी हैं और वो चाहते भी हैं कि वो बातचीत करें। इवेंचुअली तो देखा जाए तो रिजीम तो चेंज हुई नहीं है ईरान में, अली खामनाई की जगह मुश्तबा खामनाई आ गए। बिल्कुल भी नहीं हुई। वही अपना जो है उनके लीडर जो है आयतुल्लाह, वही वहाँ हाकिम है, और जो IRGC है उसके पहले की तरह पावर्स हैं। और ये जो कह रहे हैं हमने रजीम चेंज किए, 20 साल इन्होंने और नेटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में लगा दिए, और जब भागे वहां से, आपको पता भागे थे ये जी, तो फिर तालिबान ही को हुकूमत देनी पड़ी, तालिबान ने तालिबान को रिप्लेस किया। यहाँ पर भी आयतुल्लाह उसके बेटे ने रिप्लेस किया exactly. है। कौन से, क्यों झूठ बोल रहे हो कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये पहले की तरह तो रेवोल्यूशनरी नहीं है और ये बड़े अच्छे माहौल में बात हो रही है, एक वक्त में आप ये बोलते हैं और जब मौका मिलता है लीडरशिप को आप जो है वो मारने की कोशिश करते हैं। ये क्या तरीका? ये तो कत्ल है ना लोगों। तो आप पूरे अमेरिकनों को तमाम दुनिया में अनसेफ कर रहे हैं। जहाँ पे लोगों को देखेंगे बदला लेंगे, वो छोड़ेंगे थोड़ी, कोई खून माफ कोई थोड़ी आसानी से। अच्छा मोइन साहब, अमेरिका के आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को भी हटाने से क्या पैगाम अखज़ किया जा सकता है कि जनरल रैंडी जॉर्ज एक नाकाम जनरल साबित हुए हैं, या अमेरिका की हुकूमत के अहकामात पूरे नहीं कर रहे थे तो इसीलिए उनको हटा दिया गया? इसको आप अमेरिकी शिकस्त समझते हैं या फिर कोई स्ट्रैटेजी है अमेरिका की जानिब से? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। जनरल इनको समझा रहे हैं जिनका बेइंतहा तजर्बा है कि मत ये बोलो कि हम जो है एयरबोर्न डिवीजन को 82 को वहां भेज रहे हैं और हमने समंदर में बहुत सारे मरीज भेज दिए हैं और करीब हम खरग आइलैंड पे तेल पे कब्जा कर लेंगे और ईरान पे कब्जा कर लेंगे और न्यूक्लियर वहाँ जो एनरिच यूरेनियम है उसको निकाल कर ले जाएंगे। तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने समझाया जनरलों के मुमकिन नहीं है कि छोटी सी फौज के साथ जो अब चंद हजार लोग इकट्ठे कर रहे हैं काफी नहीं है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, उसके लिए 2.5-3 लाख की फौज चाहिए, जिसके लिए ना आपके पास लॉजिस्टिक्स है, ना इस वक्त आप ऐसी सूरत हाल है कि वहाँ कामयाबी हासिल कर सकें। ये और बात है कि आप अमेरिकनों को, हमारे बच्चों को मरवाएं वहां जाकर,
तो पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में भी उनके खिलाफ हो रहा है। और ये पुराने रिटायर्ड मेजर साहब हैं जो उनके मिनिस्टर ऑफ जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वो जनरलों को सैक कर रहे हैं। वो भी बहुत, आपको पता है कि कभी इस्लामोफोबिया की वो जो है वो करता है बात, कभी ठीक। कुछ बात करता है। ये सारी कैबिनेट उनकी जो किस्म की है ना, वो बहुत बुरे एडवाइजर उन्होंने इकट्ठे किए अपने गिर्द। सही। मोइन साहब जी, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये भी कहा कि बिल्कुल ऐसा ये तबाही की तरफ ले जा रही है पूरी सिचुएशन। ये डोनाल्ड ट्रंप ने मोइन साहब पहले ये कहा कि अपना हुर्मुज़ खुलवाएंगे, फिर अब कहा कि ईरान की नेवी को भी उन्होंने खत्म कर दिया है। अब जंग खुद छेड़ी है और अब बाकी दुनिया को ट्रंप साहब ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप भी इस जंग में शामिल हो जाए। और मुझे अपना हुर्मुज़ से कोई सरोकार नहीं है कि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अमेरिका को अपना हुर्मुज़ से तेल भी खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त इस पूरी तमाम तर सूरत हाल से आलमी मईशत को एक बड़ा धचका लगा है। आप इसके आने वाले वक्तों में नताइज क्या देख रहे हैं? देखिए, उसका ये कहना कि हमने ईरान को बिल्कुल खत्म कर दिया है, उनके एयरफोर्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनकी नेवी को समंदर की तह में पहुंचा दिया है, हमने उनको बिल्कुल, उनके पास कोई ताकत नहीं रही, ना कोई एयर डिफेंस रहा। जब कुछ नहीं रहा तो इजराइल पे मिसाइल कहाँ से बरस रहे हैं? और जो इनके गल्फ कंट्रीज में अड्डे हैं वहां पर मिसाइल ड्रोन्स कहाँ से आ रहे हैं? ईरानी भेज रहे हैं ना, वो खत्म तो नहीं हुए जो आप ये अनाउंस करते हैं। दूसरी बात है, इन्होंने पहले जब कभी हमला किया है, अफगानिस्तान पे किया है, इराक पे किया है, तो नेटो फोर्सेस को पहले से साथ मिलाया, उनके साथ बातचीत की, उनको सबको मिलाने के बाद हमला किया। इस दफा इन्होंने बगैर किसी को कंसल्ट के हमला कर दिया, और जब सूरत हाल बिगड़ गई तो कहते आओ भाई तुम अपने नेवी भेजो। वो बोलते हम किस लिए भेजे, हमारा तो कोई जो है झगड़ा नहीं है, ना ईरान ने हमें थ्रेटन किया है, और हम किस लिए जो है अपनी नेवी भेजें या अपने लोगों को मरवाएं वहां पर। तो ये सूरत हाल मतलब चल रही है, और उनका साथ कोई नहीं दे रहा, वो आइसोलेटेड हो रहे हैं। उनको अपना साथ ना, अमेरिका की पब्लिक जो है, आपको पता है 80-90 लाख आदमी बाहर निकले मुख्तलिफ शहरों में। एहतजाज किया गया। जो बन रहा है अपनी, हाँ, उन्होंने कहा वो बहुत अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है और वो डिक्टेटर और किंग बन रहा है। उन्होंने कहा नो किंग, ट्रम्प इज नो किंग। तो ये मुजाहरे का थीम था। तो बाकी जगहों पर भी आपको पता है साथ देने को तैयार नहीं, सबने आउटराइट रिफ्यूज किया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, सबने, फ्रांस ने। मोइन साहब साथ ही मौजूद रहेगा जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, दिफाई तज्जियाकार हैं, उन्होंने भी हमें बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफ़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। कैसे देखते हैं तमाम तर सूरत हाल को मशरक़ वस्ता की? अब इस तमाम तर सूरत हाल से आलमी मईशत को भी एक बड़ा धचका लगा है, क्या नताइज होंगे? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। इन नताइज की परवाह अगर हो तो ट्रम्प साहब जंग रोक चुके होते हैं। ट्रम्प साहब को खुद तो तेल की, गैस की उनको तो मसला कोई नहीं है। अब बल्कि उनको चांदी सी हो गई है, उनका तेल भी बिक रहा है, उनकी गैस भी बिक रही है, और जिसकी वजह से वो और अपने आप को समझते हैं कि इकोनॉमी को बेहतर कर सकेंगे। देखिए, मेरा अपना नुक्ता नजर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक, अभी ये दोस्त मेरे बात कर रहे थे, मैं उसे एग्री करता हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा अहम चीज ये है कि ट्रम्प ने जिन मुल्कों में अड्डे बना रखे थे, सऊदी अरेबिया हो, कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, जॉर्डन हो, उसका ख्याल ये था कि इस हमले में वो लोग मेरे साथ मिल जाएंगे। लेकिन इन अरब मुल्कों ने अपनी रवायती समझदारी का सबूत देते हुए इस वक्त न समझ, उससे पहले उन्होंने गलतियां की हैं। उन्होंने ट्रम्प का साथ ना देकर मेरा ख्याल अमेरिका को सबसे बड़ा धचका उन्होंने पहुंचाया होना। एग्जैक्टली। अब उसका नतीजा ये निकल रहा है कि सऊदी अरेबिया, देखिए, जब नेगोशिएशन की बातचीत हो रही थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया में इकट्ठा था, हमारे 4 वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरेबिया में मौजूद था, पाकिस्तान में मौजूद थे। क्या वजह थी? वजह यही थी कि वो समझते हैं कि इसका होगा क्या। अगर ट्रम्प साहब इज़राइल को यहाँ पे कामयाबी मिल जाए तो अगला कदम जो हम ग्रेटर इज़राइल की जो बात करते हैं, ये कोई ऐसे हवा में बातें नहीं हो रही है, ये बाकायदा उनका एक मंसूबा है। उनका जो कॉवेनेंट ऑफ ज़ायन जो लिखा गया था, उसमें जो कुछ चीजें हैं वो सामने आ रही हैं आपके। सही। हम चूंकि पढ़ते नहीं से हमें चीजों को पता नहीं है। दूसरी चीज बहुत अहम है, आप देखिए दुनिया का इस वक्त जो एनर्जी का जो नक्शा है, उसमें आप देखें तो ट्रम्प साहब ने जहां तक ग्लोबल साउथ था, वहां पर तो उन्होंने काफी हद तक अपना पहुंच जमा लिए हैं। वेनेजुएला को काबू कर लिया उन्होंने, अपने पास उनके पास मसला कोई नहीं है। आप देखिए अलजीरा से लेकर
लीबिया से लेकर, सीरिया से लेकर, इराक से लेकर, ये सारे जो इलाके हैं ये बाकायदा ट्रम्प साहब के पास गुजार है। तेल अमेरिका के कंट्रोल में है, वो उनके जितने पैसे दे या ना दे उनकी मर्जी है उसकी। बाकी जो ऑयल एंड गैस की रिसोर्सेज हैं वो ईरान में है। और ईरान से अगर आप आगे बढ़कर देखते हैं तो ईरान के नॉर्थ में एक छोटा सा जिसको हम समुंदर कहते हैं, आमतौर पे इसको उनको झील कहना चाहिए, लेकिन जो कि बहुत बड़ी बॉडी है, ये वाटर बॉडी है, इसको समुंदर कहा जाता है, कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के जो रिजर्व्स हैं इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं है। आमतौर पे कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया से शायद उनसे कम हो, ईरान से शायद कम हो, लेकिन बेनतहा रिजर्व्स हैं उनके। ठीक। दूसरा है कि कैस्पियन सी एक लिंक है ईरान और रशिया के दरमियान में। ट्रम्प साहब ईरान के लिए नहीं आए, ट्रम्प साहब ईरान को तबाह करने के लिए आए। वो ईरान को तबाह करेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उनका ख्याल है कंट्रोल हो जाएगा, जिसके नतीजे में कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया उनके बाजगुजार बन जाएंगे। स्टेट से कोई चीज दाखिल होनी होगी, बाहर निकलनी होगी, अमेरिका बहादुर की मर्जी के बगैर नहीं होगा। ये ऊपर आप देखिए यूएई को उन्हें साथ में लाया हुआ है। यूएई ने जो रोक किया था इस जंग से कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, तो ये और सऊदी अरेबिया की आपस में झड़प हुई थी। इससे हुई थी कि यूएई को भी उन्होंने तैयार किया हुआ है कि वो बाबल मंदब जो दूसरा बहुत अहम अभी गुजरगाह है इस खित्ते की, उसमें एक तरफ उन्होंने किया, उसके ऊपर सोमाली लैंड है। इस जंग शुरू होने से 2 महीने पहले इजराइल ने अचानक उसको तस्लीम कर लिया और मौजूद है। ये सोमालिया की हालत आपके सामने है। तो अगर यमन का उस जो एक्शन है जो यूएई के साथ मिलकर बाबल मंदब के जो दूसरे किनारे पर बैठना चाहता है, तो वो गुजरगाह भी कंट्रोल में हो जाएगी। ठीक। तो आप दुनिया का नक्शा बदल गया। लेकिन गुलाम मुस्तफा साहब, ट्रम्प साहब तो ये बातें कर चुके हैं ना कि ईरान में कुछ बचा ही नहीं है जो वो तबाह करें, नेवी भी उनकी खत्म हो चुकी है, रिजीम चेंज भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी इस वक्त जो मरकज़े निगाह है अबनाए हुर्मस, उस पर कंट्रोल फिर क्यों नहीं आ सका उनका? देखिए, इसलिए नहीं आ सका, उनको ईरान ने उन खिलाफ तवक्को, फ्रैंकली पूरी दुनिया इससे हैरान है। ठीक। कि ईरान ने जिस तरीके से इस जारहियत का मुकाबला किया है, उनके फौज ने, उनके अवाम ने, मेरा ख्याल है कि दुनिया में इसकी मिसाल शायद ही कहीं मिलती हो। बिल्कुल। आज की तारीख, आज तक की जो तारीख मैंने पढ़ी है, मिलिट्री हिस्ट्री पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, इतना ज्यादा जो इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ, इतना ज्यादा जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मौजूद थी, उसको उन्होंने, ईरान ने अमेरिका का, इजराइल का भरम तोड़ दिया इस खित्ते में। अब अमेरिका को लोग वो ताकत नहीं समझते। मैं बहुत अरसे से ही बात कर रहा हूँ और मैं अब फिर दोहराना चाहता हूँ कि अमेरिका एक फैलती हुई ताकत है, और जब ज़वाल पजीर होती हैं ताकतें, तो फिर इस किस्म की हमाकतें करती हैं, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती हैं। लेकिन उनके मुकाबले में ईरान खड़ा था। ईरान एक मुल्क नहीं है सिर्फ, ईरान एक आम सी कौम नहीं है, ईरान एक सिविलाइजेशन का काम है। आपने वज़ीर खारजा का बयान पढ़ा उनका? बिल्कुल। हमने सदर आज़म का मुकाबला किया, हमने मंगोल का मुकाबला किया। जब ये पूरी दुनिया स्टोन एज में थी, उस वक्त ईरान की तहजीब दुनिया में सबसे एडवांस थी उस वक्त। और बिल्कुल अभी भी उनकी वॉर स्ट्रैटेजी देखकर लग यही रहा है कि सदर ट्रंप ने उनको मिस कैलकुलेट कर लिया था। मोइन साहब, ट्रंप के जो हालिया बयानात हैं और अबनाए हुर्मस को अगर हम देखें, तो क्या ये भी मसला कश्मीर की तरह एक अनफिनिश्ड इशू नहीं बनेगा मुस्तकबिल में? नहीं बनेगा। इस पर कंट्रोल ईरान का रहेगा। ठीक। और ईरान कह दिया है कि जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिन्होंने हमें दुख नहीं पहुंचाया या हमारा नुकसान नहीं किया, उनके जहाज गुजरने देंगे। जो हमारे दुश्मन थे, जिन्होंने हम पे हमला किया, उनका साथ दिया, उनको गुजरने नहीं देंगे। और दूसरे जो आम ट्रैफिक जाएगी, जिस तरह है जापान की, तो उनसे वो $2 मिलियन ले रहे हैं हर जहाज गुजरने के। आज उन्होंने फ्रांस के एक जहाज को भी इजाजत दी। लेकिन बात यह है कि ये जो हमारे गल्फ कंट्रीज में उनके अड्डे कायम थे, वो इसलिए कायम थे कि अरब कंट्रीज ने कहा हमारे पास तेल की दौलत है और इस पर लोगों की नजरें आसपास के मुल्कों की होंगी, इसलिए बहुत मजबूत छतरी अम्ब्रेला चाहिए। तो उन्हें अमेरिका वहां पहुंच गया, पहले ब्रिटेन था, फिर अमेरिका पहुंच गया। उन्होंने वहां अड्डे बनाया, उन्होंने कहा हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। वो प्रोटेक्शन जो देने के बजाय उनके गले में पड़ गई ये बात। वैसे तो ईरान उन पर हमला न करता, वो इसलिए हमला कर रहा है कि वहाँ बेसिस है। ये तो बात नजर आ रही है, दीवार पे लिखी हुई राइटिंग ऑन द वॉल है कि
असर और रसूख मिडिल ईस्ट में खो देगा, पहले वाली नहीं रहेगी। उन्होंने देख लिया कि कुछ हमारी मदद नहीं कर सकता। वो चाहेंगे कि हम चाइना, रूस और ईरान सबके साथ मिलकर अपने लिए अमन जो है यहाँ पर लें और हम झगड़ा गैर जरूरी ना करें उनके साथ। तो ये बात तो जो है। दूसरी बात जो इसमें है, अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है कि अमेरिका ने जितने तेल बेचते हैं और जिसके पेट्रो डॉलर्स होते हैं वो सारे के सारे अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं। तो अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज मुल्क है, वो इनके पेट्रो डॉलर्स पे सऊदी अरब के और गल्फ कंट्रीज के इनके डॉलर इस्तेमाल करके उसने अपने आप को अफलोट रखा हुआ है। अब ये जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम है और पेट्रो डॉलर की जो वजह से अमेरिका की बालादस्ती है दुनिया पर, वो भी चैलेंज हो गई है, वो भी अब धड़ाम से गिरेगी। चाइना और ये लोग उभरेंगे और ये लोग बेहतर तरीके से इस खित्ते में अमन कायम करेंगे और दोबारा डेवलपमेंट करेंगे। हरमुज़ भी खुलेगी और जो मुल्क हैं जिन्होंने ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाया, उनके लिए तेल की कोई आना जाना, कोई गैस की मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, मुश्किलात आप नहीं देख रहे। गुलाम मुस्तफा साहब, इस जंग में सूरत हाल डेवलप हो सकती है आने वाले दिनों में। गुलाम मुस्तफा साहब, जैसे मोइन साहब ने बात की, इस जंग में बड़ा लूजर आप किसको समझते हैं? क्योंकि ईरान को पहले भी इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना रहा, फिर ईरान की जो तबाही हुई है वो तो हुई है, लेकिन अमेरिका को अगर हम देखें तो अरब भी अब अमेरिका से मुतनफिर हो चुका है, क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज काफी नहीं रही है और इस जंग की वजह से अब नेटो की टूटने की बातें भी सामने आ रही हैं। और फिर तीसरा पहलू अगर हम देखें कि ट्रंप की अपनी मकबूलियत भी कम हो रही है और फॉर इंस्टेंस अगर नवंबर में मिड टर्म इंतखाबात होते हैं, ट्रंप की पार्टी हार जाती है, इसी जंग की बुनियाद बनाकर ट्रंप का ओहदा जा सकता है, तो क्या ये अमेरिका के लिए बड़ी शिकस्त नहीं होगी फिर? देखिए, एक तो आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है। जनरल मोइन को मेरे मुकाबले सामने बिठा दिया है, वो मेरे कोर कमांडर रहे हैं, ठीक है। मैं उनका सबऑर्डिनेट भी रहा हूँ, शागिर्द भी हूँ उनका। ठीक सर, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम दुनिया में जो ये खेल जारी है ना, ये जंग एक बड़े नक्शे को आप देखिए। एक तो ये लोकल जो मसला बना हुआ है, जनरल मोइन ने जो बात की 100% सही है। अरब उससे मुतनफर हो चुके हुए हैं। कतर ने पहले ये बात कर दी हुई है, अमेरिका को कह दिया हुआ है। कुवैत वही करेगा जो सऊदी अरेबिया करेगा। बहरीन की सूरत हाल ये है कि वहां पर उन्होंने मोसाद का अड्डा बनाया हुआ था जी। ईरान ने वो करके रख दिया है। अब आज आके जो बीच में रह जाता है यूएई रह जाता है। यूएई का रोल बहुत डीवियस है इसमें, और यूएई नुकसान उठा रहा है और उठाएगा ज्यादा नुकसान इसमें। अमेरिका का जो भी आप सोच लें अमेरिका के बारे में, जी, सुपर पावर थी, उसका असर रसूख मैं काफी अरसे से बात करूं कम होता जा रहा है, लगातार कम हो रहा है। और अब इस हमाकत के बाद, जैसे मैंने पहले कहा था कि ताकत के नशे में बदमस्त हाथी की तरह वो चढ़ दौड़ा ईरान के ऊपर। उसका ख्याल ये था कि ईरान चंद दिनों की मार है और बाकी दुनिया मेरे साथ खड़ी हो जाएगी। और एक दफा ईरान भी मैंने हाथ काबू आ गया तो फिर पाकिस्तान है, बाकी दुनिया भी ऐसा कुछ है। वो ये भूल गया कि ईरान चीज क्या है, उसको ये भूल गया कि ईरान के साथ लोग खड़े कौन है। ये रशिया, चाइना वगैरह। अमेरिकन टेक्नोलॉजी दुनिया में शिकस्त खा चुकी है, अमेरिकन ताकत दुनिया में शिकस्त खा चुकी है। अमेरिका का पैसा, जिसे जनरल मोइन कह रहे थे, बिल्कुल 100% सही कह रहे थे, डॉलर की कीमत वो नहीं रही जो पहले थी। ईरान ने अब उन लोगों को जाने की इजाजत दी है जो युआन में उसको पेमेंट कर रहे हैं, चाइनीज करेंसी है जी। उसका मतलब ये है कि अमेरिकन डॉलर जो एक बैलेंस क्रिएट कर रहा था वो खत्म हो गया है। अमेरिका दुनिया का मकरूज तरीन मुल्क है, और जिस दिन चाइना ने अमेरिका से अपना डेट, कहते हैं कि कॉलिंग अ डेट, उन्होंने डेट मांगा, अमेरिका धड़ाम से गिर जाएगा। अमेरिका के अंदर भी मसाइल हैं और ये दुनिया की सबसे ज्यादा जालिम तरीन कौम है। ये वो कौम है जिन्होंने जापान पर 2 दफा एटमी धमाके किए हैं। बिल्कुल। और अब भी 2013 में इनके मिस्टर डंकन थे जो रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थे, इन्होंने सी स्पैन को इंटरव्यू देते हुए कहा था, मैं 2013 की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि अगर ईरान पे हमें बेताशा बमबारी करनी चाहिए, अगर उससे काम ना मिले तो फिर हमें टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से भी ग्रेज नहीं करना चाहिए। ये सोच है इन बारबेरियंस की, और ये हमें सबक देने आते हैं सारा कुछ।
ٹھیک موئن صاحب، F-35 جو دنیا کا جدید ترین ناقابل تسخیر طیارہ سمجھا جاتا ہے، ایران اسے گرانے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، اور آج یہ نیوز بھی آئی کہ پائلٹ کو بھی گرفتار کرنے کا ایرانی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی فضائی برتری کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے؟ جی، یہ دوسرا جہاز ہے جو وہ کلیم کر رہے ہیں، پہلے F-35 آیا تھا، یہ دوسرا جہاز کلیم کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی خبریں ہیں کہ جو سعودی عرب میں ان کا بہت بڑا اڈا ہے جہاں پر ان کے ٹینکرز کھڑے ہیں ریفول کرنے والے، وہاں F-35 جو اسپیشلی ایک بہت بڑا ڈیزرٹ جو ہے اسرائیل میں نیگیو میں جو ان کا اڈا تھا اپنا F-35 کا، اس پر بھی سنا میزائل گرا، نقصان ہوا۔ اسرائیل سے خبریں تو نکلتی نہیں ہے کہ وہاں کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا اکوپمنٹ تباہ ہو رہی ہے، بلڈنگ ہے، وہ تو انہوں نے سب کچھ سلسلہ اتنا سخت کیا ہوا ہے تو ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ کوئی ہتھیار انوینسیبل نہیں ہوتا، اس کا توڑ نکال دیا جاتا ہے، اور توڑ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیلتھ ہے اور کوئی اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ بالکل باقی لوگ بھی بیٹھے نہیں ہیں، وہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں، چائنیز بھی، دوسرے بھی، اور وہ شیئر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ امریکہ کا یہ غرور بھی ٹوٹ جائے گا کہ ہمارا جو ہے نا وہ انوینسیبل طیارہ ہے، یہ اس کو کوئی نہیں گرا سکتا۔ ایران نے کہ وہ کہتے ہیں ان کے پاس ایئر ڈیفینس ہی نہیں ہے، انہوں نے وہ کلیم کر رہے ہیں دوسرا جہاز گرا دیا۔ ان کو چاہیے وہ پائلٹ جس کو کیپچر کیا اس کو دکھائیں ٹی وی پر۔ ٹھیک ہے غلام مصطفیٰ صاحب، وقت بہت کم ہے، میں چاہوں گی ایک شارٹ کامنٹ آپ کر جائیں کہ اب امریکہ جو ہے مجبور ہو جائے گا بوٹ آن گراؤنڈ اتارنے پر؟ یہ امریکہ دیکھیے پاگل پن کا تو کوئی آپ کو اندازہ نہیں کیا کرے گا یہ، لیکن امریکہ نے جس طریقے سے ابھی تیسرا جو اپنا بڑا پہلی بیٹا تھا جارج بش، اس کو بھی موو کر دیا ہے۔ کل رات ان کے جو مسٹر وار ہیں انہوں نے پہلے ان کے جو آرمی چیف آف سٹاف تھے ان کو برطرف کیا ہے، پھر اس کے بعد 11 جرنیل اور برطرف کر دیے۔ پاگل وہ ہیں وہ لوگ اس ہیجانیت کی کیفیت میں، اور وہ اپنے خفت مٹانے کے لیے اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے، میں نے پہلے کہا تھا، طاقت کا استعمال کریں گے۔ خارج آئی لائن پہ انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، وہ قبضے کی جو کوشش ہے وہ میرے خیال ہے ان کے تابوت میں ایک ایسا کیل ہوگا جسے شاید باہر نہ نکل سکیں، کیونکہ خارج آئی لائن پہ قبضہ کرنا، اس پہ پھر ٹھہرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ایران کے نزدیک ہے، ایران کی مہر میں ہے، پھر ایران نے اس سارے جو جزیرہ ہے اس کو تیار کیا ہوا ہے، بڑی تباہ کر دیں گے اس کو سارے۔ ٹھیک، غلام مصطفیٰ دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، اور معین الدین حیدر ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اس حسین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں ایمان نواز آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔